नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन गए दिल्ली। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग पर होगी बात। इंडिया महागठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन शनिवार को दिल्ली चले गए। आज की होने वाली बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। सीएम चंपई सोरेन के साथ दिल्ली जाने वालों में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, विनोद पांडे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल हैं। झामुमो राज्य में लोकसभा की 5 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। वहीं उसने ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के भी कई सीटों पर दावा किया है। इस पर आज रविवार को इंडिया महागठबंधन की बैठक में फैसला होना है। पूर्व में हुई बैठक में सीट शेयरिंग पर सहमति बनी थी और कहा गया था कि अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे। इसी दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उनकी जगह अब चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बने हैं। मार्च में किसी भी समय लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। इसे देखते हुए झामुमो और कांग्रेस के नेता चाहते हैं सीट शेयरिंग फाइनल हो जाए ताकि दोनों पार्टी अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दे और उन्हें चुनाव की तैयारी का मौका मिल सके। साहिबगंज में विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने रखी मांग, होगा बड़ा फायदा। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। राजमहल विधायक अनंत ओझा भी राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली में ही है। विधायक अनंत ओझा ने केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने साहिबगंज जिला में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग की है। उत्तरी संथाल परगना क्षेत्र का सुदूरवर्ती साहिबगंज जिला, जो राज्य की राजधानी से 500 किलोमीटर दूर और उप राजधानी दुमका से 160 किलोमीटर दूर है, समुचित शिक्षा के अभाव में जिलावासियों को घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण सामान्य परेशानियों में भी अन्य राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए यहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाए। इससे साहिबगंज जिले के बच्चे को चिकित्सा शिक्षा प्राप्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा आकांक्षी जिला के रूप में साहिबगंज को शामिल किया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में साहिबगंज जिला में गंगा पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। 4 लेन का काम भी चल रहा है। नमामि गंगे योजना के तहत घाटों का निर्माण भी कराया गया है। बंदरगाह का निर्माण हुआ है। इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा विधायक को दिया है कि मेडिकल कॉलेज खोलने की दिशा में शीघ्र पहल की जाएगी। लोहरदगा में आबो आवास लाभार्थी चयन में हेराफेरी, डीसी को सौंपा ज्ञापन। आबो आवास लाभार्थी चयन के मापदंड में दिए गए निर्धारित अंक के मामले को लेकर लोहरदगा जिला मुख्यालय संघ ने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। दिए गए ज्ञापन में कहा है कि आबो आवास लाभार्थी चयन के मापदंड में दिए गए निर्धारित अंक में काफी हेराफेरी किया गया है। झारखंड सरकार द्वारा जारी निर्देशिका में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि कुल 6 श्रेणी में आने वाले लाभुकों को निर्धारित अंक दिया जाएगा। कहा गया है कि कच्चे घरों में रहने वाले को 2 अंक, आवास विहीन एवं निराश्रित परिवार को 2 अंक, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को 1 अंक, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को 1 अंक, कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर को 1 अंक, राज्य अथवा केंद्र सरकार से आवास नहीं लेने वाले परिवार को 1 अंक देना है। दिए गए अंक के आधार पर ही अधिकतम अंक वाले लाभुकों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। वहीं मुखिया, पंचायत समिति सदस्य किसी ने भी किसी लाभुक को कोई अंक नहीं दिया, जबकि कच्चे घरों में रहने वाले को 2 अंक, प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार को 1 अंक, राज्य अथवा केंद्र सरकार की योजना से वंचित परिवार को 1 अंक, जनजाति समूह को 1 अंक को जोड़कर कुल अधिकतम 5 अंक ही होते हैं। इसके बावजूद किसने अधिकतम 6 से 7 अंक दिया है तथा यह अंक कहां पर और किसने निर्धारित किया? जनजाति समूह को छोड़ अन्य समूह के परिवार को 6 अंक कैसे मिला, जबकि आवास विहीन एवं निराश्रित तथा कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर जिले में ना के बराबर है। सभी मुखिया ने उपायुक्त से आग्रह किया कि उपरोक्त सभी बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए सत्यता की जांच की जाए ताकि योग्य लाभुकों को आबो आवास जैसे महत्वाकांक्षी योजना का लाभ मिल सके। दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने की नौनीहाट में थाने की मांग, डीजीपी को लिखा है पत्र। दुमका के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार सिंह तथा नौनीहाट के लोगों द्वारा लगातार उठाए जा रही मांग के बाद अब दुमका के सांसद सुनील सोरेन ने राज्य के डीजीपी को पत्र लिखकर नौनीहाट में नया थाना स्थापित करने का आग्रह किया। सांसद ने अपने पत्र में लिखा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान कई बार लोगों ने जिला के जरमुंडी प्रखंड के नौनीहाट में थाना स्थापित करने के लिए ज्ञापन दिया है। आप सबको को बता दूं कि दुमका जिला के नौनीहाट में 3 प्रखंड आते हैं, जिसमें सरायहाट, रामगढ़ और जरमुंडी के लोगों का आना जाना लगा रहता है। वहीं भागलपुर, बासुकीनाथ, कांवरिया पथ में नौनीहाट स्थित है, जहां सावन माह सहित सालों भर यहां कांवरियों का आना जाना लगा रहता है। दुमका से हसदिया तक की दूरी जो है लगभग
40 किलोमीटर है, उस बीच एक भी थाना नहीं है। हाल के दिनों में नोनिहाट और अगल बगल के इलाकों में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ी है। अगर व्यवसायिक दृष्टिकोण की बात करें तो नोनिहाट में कृषि उत्पादित सामानों की उपज और बिक्री भी बड़े पैमाने पर होती है, लिहाजा लोगों को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। ऐसे में उनका आग्रह है कि दुमका जिले के नोनिहाट में नया थाना स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाए। झारखंड के चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार, 8 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार शुक्रवार को हुआ। 8 मंत्रियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम के सुप्रीमो शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे और हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन ने शुक्रवार को 7 अन्य लोगों के साथ झारखंड में चंपई सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस ने तमाम पुराने चेहरों पर भरोसा जताया, यानी कि हेमंत कैबिनेट में शामिल तमाम चेहरे फिर से मंत्री बन गए। कांग्रेस की तरफ से बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख और रामेश्वर उरांव ने मंत्री पद की शपथ ली। हालांकि कांग्रेस के 10 विधायकों ने किसी भी नए चेहरे को मौका नहीं दिए जाने पर भारी विरोध जताया। कांग्रेस के इन विधायकों ने रांची के सर्किट हाउस में बैठक भी की और अपनी भावनाओं से पार्टी के प्रभारी अब्दुल गनी मीर को अवगत भी कराया। इन विधायकों ने शपथ ग्रहण समारोह को बायकॉट करने की भी घोषणा की थी, लेकिन बाद में आलमगीर आलम और अब्दुल गनी मीर से वार्ता करने के बाद मान गए। कांग्रेस विधायकों की मांग है कि एक व्यक्ति को एक ही पद दिया जाए। इधर जेएमएम ने पुराने चेहरों पर भी भरोसा जताया। सिर्फ जोभा मांझी की जगह दीपक बिरुवा को जगह दी गई, वहीं बसंत सोरेन की एंट्री हेमंत सोरेन की जगह हुई है। रांची में सांप्रदायिक हिंसा, शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जमकर हुआ बवाल, धारा 144 लागू। रांची के नगरी के मेन रोड में प्रतिमा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान शुक्रवार की शाम जमकर बवाल हुआ। 2 पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया। दोनों ओर से जमकर पथराव और लाठी डंडे भी चले। दोनों पक्षों की ओर से कई राउंड फायरिंग किए जाने का आरोप भी लगाया। हालांकि पुलिस ने फायरिंग की पुष्टि नहीं की है। इस घटना में दोनों पक्षों की ओर से आधा दर्जन से ज्यादा लोग जख्मी भी हुए हैं। घटना के बाद रांची जिला प्रशासन की ओर से नगरी अंचल क्षेत्र में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर शुक्रवार को रात 10 बजे से अगले आदेश तक के लिए अंचल क्षेत्र में धारा 144 लागू रहेगी। घटना की जानकारी मिलने के बाद उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, ग्रामीण एसपी मनीष टोपो, सिटी एसपी राजकुमार मेहता पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बेकाबू भीड़ भी पुलिस से उलझ गई। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। घटना के दौरान भीड़ ने 1 दर्जन से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की, साथ ही राहगीरों के साथ भी मारपीट की गई। दूर नहीं हुआ झारखंड कांग्रेस का अंदरूनी मतभेद, 8 विधायक शनिवार की रात दिल्ली के लिए हुए रवाना। चंपई सोरेन सरकार का कैबिनेट विस्तार होने के बाद से झारखंड कांग्रेस के 12 विधायक नाराज चल रहे थे। कांग्रेस के आलाकमान लगातार उन्हें मनाने का भी प्रयास कर रहा था, लेकिन बात नहीं बन पाई। शनिवार को भी कांग्रेस के 8 विधायकों ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से मुलाकात की और अपनी बात रखी। वहीं 4 विधायक नदारद रहे। पार्टी के अंदर चल रहा विवाद जब दूर नहीं हुआ तो विधायक बसंत सोरेन ने मोर्चा संभाला और नाराज विधायकों से मुलाकात की। ये बैठक रांची के बिरसा चौक स्थित शनिवार को होटल रासो में हुई। आप सबको बता दें कि सभी नाराज विधायक शनिवार की शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए। वे अपनी बात आलाकमान के पास रखेंगे। प्राप्त सूचना के मुताबिक सभी विधायक जो है रात 8:35 पर दिल्ली चले गए। 8 विधायकों का कहना है कि चयनित मंत्रियों ने पहले कोई काम नहीं किया, ऐसे में उनकी जगह किसी और को मौका दिया जाए। इससे पहले शुक्रवार को भी नाराज विधायकों के प्रदेश प्रभारी और अध्यक्ष से लंबी वार्ता हुई थी, लेकिन बात नहीं बन पाई। इधर झामुमो कोटे से मंत्री बने बसंत सोरेन ने शनिवार दोपहर को कांग्रेस के नाराज विधायकों से मुलाकात की और उन्हें मनाने की भी कोशिश की। हालांकि ये बातचीत कितनी सफल रही, इस बात की जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेगा। राज्य के कई जिलों में 21 फरवरी से बारिश होगी, तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। यह जानकारी रांची के एयरपोर्ट स्थित मौसम केंद्र ने 17 फरवरी 2024 को दी। आप सबको बता दो कि राज्य में अगले 3 से 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज 18 और 19 फरवरी को सुबह में कोहराया धुंध छाया रहेगा, बाद में आसमान साफ रहेगा, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं 20 फरवरी को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, मौसम शुष्क रहेगा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 21 फरवरी को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसका असर देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, साहिबगंज जिलों में पड़ने की संभावना है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 22 फरवरी को भी राज्य में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इसी तरह 23 फरवरी को भी राज्य में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की उम्मीद है।
चक्रधरपुर रेल मंडल में पटरी पर मिली 4 लोगों की डेड बॉडी, हत्या या हादसे का शिकार, छानबीन में जुटी है पुलिस। झारखंड में चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत केंद्रपोशी तालाबुरु डाउन लाइन में 4 लोगों की डेड बॉडी मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सभी शव क्षत विक्षत अवस्था में बरामद किए गए हैं, जिसके बाद 3rd लाइन पर घंटों परिचालन बाधित रहा। घटना शुक्रवार की देर रात लगभग 2:30 की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर 3 लोग, जिसमें एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। वहीं एक का शव बोरे में बांधकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। सभी शव 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बरामद किए गए, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि रेलवे ट्रैक के आसपास के गाँव के ही लोगों ने हत्या कर रेलवे ट्रैक पर शव को फेंक दिया है। घटना की सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। आशंका जताई जा रही है कि इनकी कहीं अन्यत्र हत्या कर शव को ट्रैक पर फेंका गया है। वहीं आत्महत्या के एंगल पर भी जांच की जा रही है। हालांकि जिस तरह से शव बरामद हुआ है, उसे हत्या को आत्महत्या दिखाने का प्रयास लग रहा है। आशंका है कि रेलवे ट्रैक के पास स्थित गाँव के लोगों ने ही उनकी हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया है, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके। फिलहाल रेलवे पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। गिरिडीह में देसी पिस्टल और कारतूस के साथ अपराधी हुआ गिरफ्तार। मूर्ति विसर्जन में बड़ी घटना को देने वाला था अंजाम। गिरिडीह पुलिस ने देसी पिस्टल, 2 पीस जिंदा कारतूस और 5 गोली के साथ एक शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरफ्तार अपराधी गांवा थाना क्षेत्र के चोहटिया का रहने वाला मुकेश कुमार यादव है। मुकेश को गांवा पुलिस ने क्षेत्र के चोहटिया के पास से गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने दी। गिरिडीह के एसपी ने बताया कि गांवा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि एक अपराधी पिस्टल और गोली के साथ चोहटिया में सरस्वती पूजा मूर्ति विसर्जन के जुलूस में शामिल होने जा रहा है। जानकारी यह भी मिली थी कि वह किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इसी सूचना के बाद गांवा थाना प्रभारी सन्नी सुप्रभात के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई। इस टीम ने छापामारी कर अपराधी को पिस्टल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गाँव में थीम आधारित योजना पर होंगे कार्य, पंचायत बनेगा सशक्त। गुमला जिला अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र और वहां निवास करने वाले लोगों के विकास के लिए पंचायत स्तर पर कार्य करने के लिए थीम बनाई गई है। सभी पंचायतों में अलग अलग थीम पर योजना बनाई गई है। वित्त वर्ष 2024-25 से सभी पंचायतों में चयनित थीम आधारित योजनाओं का चयन कर उस पर कार्य किया जाएगा, जिससे न केवल गाँव सशक्त होगा बल्कि गाँव के हर आयु वर्ग के लोग भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। आप सबको बताते चले कि सबकी योजना सबका विकास अभियान अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पंचायतों में ग्राम पंचायत विकास अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए 27 विषयों पर थीम बनाया गया है। उक्त थीम 9 थीमों में समाहित किया गया है और पंचायत स्तर पर उन्हीं 9 थीमों जैसे कि गरीबी मुक्त एवं संवर्धित आजीविका पंचायत, सामाजिक रूप से न्याय संगत एवं सुरक्षित पंचायत, आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचा वाला पंचायत, बाल हितैषी गाँव, पानी पर्याप्त गांव, स्वच्छ पंचायत, स्वच्छ एवं हरित गांव समेत अन्य थीम पर गांव और गांव के लोगों के स्थानीय सतत विकास लक्ष्य अंतर्गत किसी एक थीम पर योजना बनाई गई है। कोडरमा में दुष्कर्म कर हत्या करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी युवक शिवपुर सतगावा निवासी मुकेश कुमार पिता रक्षा सिंह को धारा 302 आईपीसी के तहत दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को अतिरिक्त 1 वर्ष कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। इसके अलावा अदालत ने आरोपी को 376 आईपीसी में दोषी करार देते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास और 20,000 का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 1 वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं 449 आईपीसी में दोषी पाते हुए 5 वर्ष सश्रम कारावास और 10,000 का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी। अदालत ने यह फैसला जो है आरोपी की गिरफ्तारी के बाद मात्र 4 माह के कार्य दिवस में सुनाया। इससे पहले अदालत ने 15 फरवरी को आरोपी को दोषी ठहराया था। दुमका में वकालतनामा और हाजिरी में 50 रुपए की हुई बढ़ोतरी, एफिडेविट करना भी हुआ महंगा। दुमका कोर्ट अधिवक्ता संघ ने वकालतनामा और हाजिरी में 50 रुपए की बढ़ोतरी करने का निर्णय शनिवार को जनरल बॉडी की बैठक में लिया। बैठक की अध्यक्षता निशिकांत प्रसाद कर रहे थे। अधिवक्ता संघ की आय में वृद्धि के लिए वकालतनामा और हाजिरी में 50-50 रुपए वृद्धि करने का निर्णय लिया गया।
ऐसे में अब वकालतनामा 200 रुपया में और हाजिरी भी 200 रुपया में ही मिलेंगे। पहले वकालतनामा 150 रुपए में मिलता था, अब 200 रुपया में मिलेगा। वहीं हाजिरी पहले 150 रुपए में मिलता था, वह बढ़कर अब 200 रुपया में मिलेगा। अधिवक्ता संघ ने बेल बॉन्ड और एफिडेविट के दाम में भी वृद्धि किया है। पहले बेल बॉन्ड 30 रुपए में मिलता था, अब 50 रुपया में मिलेगा। वहीं जाति निवासी आय और बेलर एफिडेविट 80 की जगह 120 रुपया में मिलेगा। रिप्रेजेंटेशन पिटीशन 5 रुपए की जगह 10 रुपया में मिलेगा। कमिश्नर कोर्ट में लगने वाले टाइटल पेज पहले 20 रुपए की जगह अब 30 रुपया में मिलेगा। निर्धारित नई दर जो है 1 मार्च 2024 से लागू होगा। बैठक में यह भी तय किया गया कि किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की शिकायत पहले जिला अधिवक्ता संघ को करना होगा, तो उसके बाद अधिवक्ता संघ उस पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेगा, न कि अधिवक्ता स्वयं ऐसा करेंगे। अधिवक्ता संघ ने यह निर्णय इसलिए भी लिया है कि आए दिन कुछ अधिवक्ता अपने व्यक्तिगत हित के लिए किसी पदाधिकारी के खिलाफ उस पदाधिकारी के वरीय पदाधिकारी के खिलाफ शिकायत करते थे, जिसकी जानकारी अधिवक्ता संघ को नहीं होती थी। बैठक में महासचिव राकेश कुमार, उपाध्यक्ष कमल किशोर झा, संयुक्त सचिव सोमनाथ दे, कोषाध्यक्ष समेत कार्यकारिणी सदस्य एवं अधिवक्ता उपस्थित थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।